हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हो, ये वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक डेमो लेक्चर से। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? फाइन, चलिए ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट के हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जहां पर हमने आपके टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स, जो आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप सो आपने उन सभी सम्स की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, एंड द चैप्टर नंबर 3 इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। करेक्ट है? तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है बच्चों? एक बार फिर से देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। और आप देख सकते हैं कि उस चैप्टर के बगल में एक ब्रैकेट में लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझाता हूं, डोंट वरी। तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 125 पे आ जाइए। पेज नंबर 125 पे ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो पहले कुछ लेक्चर्स मैं आपको इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को समझे बिना, जो भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट को समझे बिना अगेन यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। करेक्ट है? सो हमारे पहले कुछ वीडियो जो होंगे वो आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल देंगे। वो इस चैप्टर का आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और जब आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली एकदम जड़ से समझ जाओगे ना बच्चों, तो इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को सॉल्व करने में आपको बड़ी मजा आएगी। बट बिफोर दैट कॉन्सेप्ट को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 3 आपका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बच्चों इस चैप्टर के ब्रैकेट में लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। वो जो एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला पार्ट है ना, वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या होता है। करेक्ट है? ओके, तो यहां पर पार्टनरशिप क्या है आपको ऑलरेडी पता है कि दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person। Partnership is the relationship between 2 or more person who have agreed to share the profit or losses of a business। करेक्ट है? तो पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच का रिलेशन है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का संबंध है। और वो 2 या 2 से ज्यादा लोग कौन है? जो लोग एग्री हुए हैं कि हम लोग एक बिजनेस चलाएंगे, हम एक बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। करेक्ट है यहां तक? यस। तो यहां पर उस पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर पार्टनरशिप का बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अभी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि आपको यहां पर पार्टनरशिप का जो है पुनः निर्माण करना है। पुनः निर्माण का मतलब आपको ओल्ड पार्टनरशिप, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, वो यहां पर आपको खत्म करनी है, और उस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप की जगह पे आपको न्यू पार्टनरशिप यहां पर स्टार्ट करनी है विथ सम न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ कि यहां पर बच्चों कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, या ऐसा कुछ यहां पर हो जाता है कि जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जो पार्टनरशिप ऑलरेडी कई सालों से चल रही है, या जो पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों से चल रही है, उस पार्टनरशिप को यहां पर हमें नया रूप देना है। उस पार्टनरशिप के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके हमें उसे फिर से गठित करना है, हमें उसे पुनः गठित करना है, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट है बच्चों? तो पार्टनरशिप को यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को बंद करके उसकी जगह पर हमें न्यू पार्टनरशिप का वर्क शुरू करना है। इज दैट क्लियर? यस। तो यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो यहां पर टेक्स्ट बुक में बच्चों देखो, यहां की थ्योरियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो न्यू पेपर पैटर्न आया है
उस न्यू पेपर पैटर्न में वहां पर थ्योरी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि दैट प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर विच इज वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर राइटिंग आउट द थ्योरी आंसर एज वेल एज सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। करेक्ट है? यस। तो यहां पर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में करना क्या है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहां पर करना क्या है? तो यू नीड टू डू अ चेंज, आपको चेंज करना है। करेक्ट है? चेंज इन द रिलेशनशिप, चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, आपको पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप को चेंज करना है। आपको पार्टनर्स के बीच की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस टर्म्स और कंडीशन को आपको यहां पर फिर से मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना है और उस बदलाव और चेंजेस को करके आपको उसी पार्टनरशिप को फिर से गठित करना है, उसी पार्टनरशिप का आपको फिर से निर्माण करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों यहां पर जब लिखा है कि चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, अभी पार्टनरशिप के रिलेशनशिप को चेंज करने का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? तो जब भी आप पार्टनरशिप के रिलेशन को चेंज करने की बात करते हो तो पार्टनरशिप के रिलेशन को चेंज करते समय उसका सबसे बड़ा फर्क या सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो फैक्टर है वो फैक्टर होता है, बोलता है पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट है? तो यहां पर पार्टनर्स के बीच के रिलेशन जब आप चेंज करते हो तो पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को चेंज करने से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो फैक्टर है वो फैक्टर होता है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जब भी पार्टनरशिप को आप पुनः निर्माण करोगे, जब भी पार्टनरशिप का आप पुनर्गठन करोगे, जब भी आप पार्टनरशिप में कोई बड़ा चेंजेस लाओगे तो उस चेंजेस के आने का सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट पड़ता है किसको बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। क्योंकि यहां पर जो भी पार्टनर्स यहां पर पार्टनरशिप में है वो सभी पार्टनर यहां पर पार्टनरशिप से जुड़े क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग। करेक्ट है? और जब उनके बीच का रिलेशन चेंज होगा तो उनके बीच के रिलेशन को चेंज होने से उसका सबसे बड़ा परिणाम जो होता है वो पार्टनर्स के आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को होता है और उस चीज को यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। एग्रीड नाउ? ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो 3.1 का जो मीनिंग आपको लिखा है उस मीनिंग को मैं आपको समझाता हूं बच्चों, क्योंकि चैप्टर का मीनिंग जितना बेटर आपको समझ जाएगा उसके कॉन्सेप्ट को समझने में और भी आपको आसानी होगी। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पैराग्राफ। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके काम लायक होगा, जो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, मैं वो सारे पैराग्राफ आपको रीड करके दूंगा, वो सारे पैराग्राफ मैं आपको समझा कर दूंगा और उन सभी पैराग्राफ को आप प्रॉपर तरीके से मार्क करोगे। करेक्ट है? आपको डिटेल में नहीं सीखना है फिर भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। आपको नहीं सीखना ना, आप मत सीखो, लेकिन मैं तो डिटेल में आपको सिखा के रहूंगा। करेक्ट है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मीनिंग में आइए बच्चों, द रिकॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग में आपको दिया है, द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप प्राइमरली इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहला परिणाम आपको मैंने बताया कि चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है बच्चों? पार्टनरशिप का रूप बदल जाता है, पार्टनरशिप का यहां पर फॉर्म चेंज हो जाता है। करेक्ट है? पार्टनरशिप का फॉर्म चेंज हो गया मतलब क्या हो गया? पार्टनर्स के बीच के रिलेशंस बदल गए, पार्टनर के बीच के संबंध चेंज हो गए। करेक्ट है ना? यस। देखिएगा इसमें कि देयर इज अ चेंज इन द एग्रीमेंट। यहां पर कभी भी याद रखना कि पार्टनरशिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो होता है बच्चों एग्रीमेंट। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, आपको पार्टनरशिप में पुनर्गठन करना है, पार्टनरशिप आपको फिर से कंस्ट्रक्ट करनी है, यस, तो यहां पर आप पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन जो करते हो बच्चों ना, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली आपको यहां पर जो चेंज करना है, यहां पर आपको जो बदलाव करने होते हैं, वो सारे चेंजेस, वो सारे बदलाव आपको पार्टनरशिप डीड में करने होते हैं। वो सारे चेंजेस, वो सारे बदलाव आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में करने होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे ही किसी भी पार्टनरशिप को शुरू किया जाता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे ही पार्टनरशिप को चलाया जाता है और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के बेसिस पे ही पार्टनरशिप को बंद भी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जिस फंडामेंटल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे
पार्टनरशिप फर्म जैसे बिजनेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म जैसे बिजनेस को जिसके ऊपर हम लोग खड़े करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन ही चेंज करना है, मतलब यहाँ पर आपको एग्रीमेंट में ही चेंजेस लाने हैं। एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन आप सभी पार्टनर ने पहले डिसाइड किए थे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको बदलना है, मतलब आपको एग्रीमेंट ही चेंज करना है। आई बात समझ में? और जब भी एग्रीमेंट में चेंजेस होता है, जब भी एग्रीमेंट के अंदर आप किसी प्रकार का बड़ा बदलाव करते हो, तो एग्रीमेंट का बदलाव हो रहा है, एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या हो रहा है बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो एक सिंपल टर्म में आपको अगर मैं समझा दूं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी पार्टनरशिप के आपस के जो रिलेशन है वो जब चेंज होते हैं और पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो एग्रीमेंट से रिलेटेड होता है, तो आपने अगर एग्रीमेंट में चेंजेस लाया है, एग्रीमेंट में अगर आपने बदलाव लाया है, तो एग्रीमेंट को बदलना मतलब पार्टनरशिप को बदलना, मतलब पार्टनरशिप के रिलेशन को बदलना, और ऐसे प्रकार के बदलाव को, ऐसे प्रकार के चेंजेस को हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या? पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, जो वीडियो आप देख रहे हैं यह हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो किसी भी बिजनेस की जब पार्टनरशिप चेंज हो जाती है, किसी भी बिजनेस के पार्टनर के रिलेशन जब बदल जाते हैं, तो उसमें बदलाव जो है वह एग्जैक्टली कहां पर होता है बच्चों? रूट में होता है, फाउंडेशन में होता है। और फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो फाउंडेशन है पार्टनरशिप का, वो फाउंडेशन क्या है बच्चों? एग्रीमेंट। वो पार्टनर क्या है बच्चों? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो यहां पर इस बात को आपको याद रखना है कि यहां पर जो चेंजेस होगा वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा, और उसी चेंजेस के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप में भी बदलाव लाए जाएंगे। और ऐसे प्रकार के बदलाव को जो एग्रीमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो एग्रीमेंट से होकर के आते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या? पार्टनरशिप। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहां पर बच्चों लिखा है कि दैट देयर इज अ चेंज इन द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर। जब एग्रीमेंट पार्टनर्स का चेंज होगा तो विच लीड टू, तो उसका परिणाम होता है चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड चेंज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द पार्टनर इन द फर्म। तो जब एग्रीमेंट चेंज होगा तो पार्टनर्स के बीच के रिलेशंस भी चेंज होंगे, और जब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन जब चेंज होंगे तो पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर होगा उसी को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो अपने माइंड में पहली बात आपको मैंने क्या बताई कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशन को क्या करना? चेंज करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होती है या जब भी किसी प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप में होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला फैक्टर कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो। क्या प्रभावित होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बच्चों? शेयरिंग रेशियो। ठीक है। द चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। यहां पर कह रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर जो बदलाव है वो किस तरीके के बदलाव होते हैं, तो उन सभी प्रकार के चेंजेस का फॉर्म्स आपको नीचे 1 बाय 1 करके दिया है कि पार्टनरशिप में अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अगर बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव होने के फॉर्म्स कौन से हैं, वो कौन से रूप है जिस रूप में पार्टनरशिप में बदलाव किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर 1 बाय 1 आपको फॉर्म दिया गया है, सभी के बारे में मैं आपको खुद ऐसा ओरली बता दूंगा, सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं सभी के बारे में आपको एग्जैक्टली आइडिया के आपको बता देता हूँ। करेक्ट है ना? आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया, जहां पर पार्टनरशिप के रिलेशन चेंज होंगे, जहां पर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बदलेगा, और इन सभी रिलेशन के बदलने से, सभी एग्रीमेंट के बदलने से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला फैक्टर कौन सा होगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाता है उसी को सबसे ज्यादा यहां पर फर्क पड़ेगा। करेक्ट है? ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कि वो कौन से अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है जिनके अंदर पार्टनरशिप आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसके अंदर पार्टनरशिप आपकी रिकंस्ट्रक्ट होती है। करेक्ट है?
तो सबसे पहला जो फॉर्म है, सबसे पहला जो रूप है पार्टनरशिप का, वो क्या है? तो पहला फॉर्म है पार्टनरशिप का बच्चों, यस। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हमें पार्टनरशिप में कुछ तो बदलाव करना है, पार्टनरशिप के रिलेशन हमको यहाँ पर चेंज करने हैं, मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में हमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों यहाँ पे लिखा है फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होता है तो वो कौन कौन से रूप में होता है उसको यहाँ पर हम समझेंगे, करेक्ट है। तो चलिए बताइए, पार्टनरशिप का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का सबसे पहला फॉर्म, देखो बच्चों ये सब कहीं ना कहीं आपके चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टच करता है, और मैंने आपको शुरुआत में प्रॉमिस दिया है कि मैं आपको वही सारे कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो आपके मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, करेक्ट है। कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है, किस बात पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा, वो सब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। यू डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट कोऑपरेट हियर। तो यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फॉर्म, तो पहला फॉर्म है बच्चों चेंज इन, यस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये लाइन तो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो यहां पर सिंपल सी बात आपको समझनी क्या है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी ये बच्चों एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब हुआ ओल्ड पार्टनर, मतलब जो पहले से ही इस फर्म को चला रहे हैं, करेक्ट है। तो जो पहले से ही इस फर्म को चला रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका यहां पर होना चाहिए, उनको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, म्हणजे ओल्ड पार्टनर जे पहिलेपासूनच हा पार्टनरशिप फर्म चालवत होते, करेक्ट आहे। तर अशा एक्झिस्टिंग पार्टनर, अशा ओल्ड पार्टनरचा प्रॉफिट शेअरिंग, अशा एक्झिस्टिंग पार्टनर, अशा ओल्ड पार्टनरचा प्रॉफिट शेयरिंग काय होतोय? चेंज होता है। सर पार्टनर्स आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों करेंगे? बहुत से रीजन है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप याद रखो कि नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जो पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, उसी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर किया जाता है। अगर समझो किसी पार्टनर ने फर्म को ज़्यादा कैपिटल दिया है, फॉर एग्जाम्पल समझो फर्म को अचानक से कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और 3 पार्टनर है बच्चों एक्स, वाई एंड जेड, और उसमें समझो एग्जाम्पल एक्स नाम के पार्टनर ने फर्म को एडिशनल कैपिटल दिया, एक्स नाम के पार्टनर ने फर्म में और भांडवल लेकर आया और पैसा लेकर आया, तो देखा जाए तो एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो वाई और जेड की अपेक्षा कैसा है? ज़्यादा है। तो 100% अगर एक्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा रिस्क लेगा, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो वाई और जेड की अपेक्षा कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्टनर्स में से किसी पार्टनर ने अगर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ाया होगा या किसी ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम किया होगा, तो उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। एग्रीड नाउ? तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखना कि आपका पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन करने का सबसे पहला रूप क्या है? जब आप चेंज लाते हो, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग में। किसके? एग्जिस्टिंग पार्टनर का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, बदलने के पीछे रीजन मैंने बताया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अगर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उनका पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या होगा? चेंज होगा। करेक्ट यहाँ तक? यस। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज हुआ तो मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, यह रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला फॉर्म हुआ। करेक्ट यहाँ तक? यस। या कभी कभी ऐसा भी होता है, समझो एग्जाम्पल 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, करेक्ट है। अब यहाँ पर है समझो एग्जाम्पल एक्स पार्टनर ने क्या किया? ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मतलब एक्स ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करके क्या किया? वाई का और जेड का थोड़ा थोड़ा शेयर परचेज कर लिया, क्योंकि अगर एक्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है तो एक्स का शेयर क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक्स को जो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा वो कौन देगा? वाई देगा और जेड देगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो एक्स ने इस कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके, एक्स ने
इस कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके वाई और जेड का जो शेयर है वो क्या कर लिया बच्चों, परचेस कर लिया। आई बात समझ में आता कि या तो भी समझो एग्जांपल ऐसा हो कि जेड नाम का पार्टनर बोलता है कि मेरा इस फर्म के अंदर समझो एग्जांपल 5 लाख रुपीस का कैपिटल है, मुझे इसमें से 2 लाख रुपए चाहिए, करेक्ट है। अगर समझो यहाँ पर ऐसा वाई जेड ने 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दे करके 2 लाख की डिमांड कर ली और समझो वाई ने बोला कि चल जेड तुझे 2 लाख रुपए मैं देता हूँ, लेकिन तेरा ये जो 2 लाख रुपए से रिलेटेड जो शेयर होगा वो शेयर मैं लूँगा। मतलब यहाँ पर जेड ने क्या किया, वाई ने क्या किया, जेड का जो रिक्वायरमेंट था 2 लाख रुपए का वो कंप्लीट किया और 2 लाख से रिलेटेड जो शेयर आपके पार्टनरशिप में था वो शेयर किसने ले लिया बच्चों, वाई ने ले लिया। तो यहाँ पर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज करके एक दूसरे के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। और जब पार्टनर ऐसा करते हैं तो सभी पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो भी क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक पहला फॉर्म मैंने बताया जहां पर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सम्स के लिए, तो इसको आप एक फॉर्म के रूप में याद रखिएगा। दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन आने का और क्या रीज़न है। सर वो और कौन से कारण है जिन कारणों से या जिस फॉर्म की वजह से पार्टनरशिप में फिर से चेंजेस आते हैं या पार्टनरशिप आपकी फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। तो उसमें सबसे पहला तो हो गया, सेकंड में आ जाइए। तो दूसरा है बच्चों क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में आप किसी नए पार्टनर को जगह देते हो, किसी नए पार्टनर को जब आप एडमिशन देते हो, करेक्ट है ना, तो उस नए पार्टनर के आने की वजह से भी, उस नए पार्टनर के बिजनेस में ऐड होने की वजह से भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। क्यों सर? अरे सिंपल सी बात है, पहले आपके बिजनेस में 2 पार्टनर थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, करेक्ट है। अब यहाँ पर ए और बी ये 2 पार्टनर पहले से आपके बिजनेस में ऑलरेडी है। अब इन्होंने समझो एग्जाम्पल सी नाम के पर्सन को अगर बिजनेस में एडमिट किया, सी नाम के पार्टनर को अगर बिजनेस में उन्होंने जगह दी है, तो अगर बिजनेस में सी नाम के पार्टनर को अगर जगह दी गई है बच्चों, तो 100% क्या होगा, ए और बी जो अपने आपस में पहले प्रॉफिट शेयर करते थे, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको सी को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले प्रॉफिट कौन शेयर करता था, ए और बी, लेकिन जैसे ही सी नाम का पर्सन बिजनेस में एडमिट कर लिया गया, जैसे ही सी नाम का पर्सन बिजनेस में आ गया, तो ए और बी को अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि सी भी यहाँ पर पार्टनर बनकर आया है, तो सी को भी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग मिलना चाहिए। तभी एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या हुआ, एडमिशन ऑफ पार्टनर होने की वजह से, नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का जो शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया। क्योंकि पहले शेयरिंग किसके बीच होती थी, ए और बी के बीच, पहले शेयरिंग किसके बीच होती थी, ए और बी के बीच, लेकिन अब यहाँ पर शेयरिंग करने के लिए थर्ड पर्सन को भी अपने अंदर ले लिया, तो इसको भी शेयर देना पड़ेगा। और इसको शेयर कहाँ से मिलेगा, ए अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, बी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तो इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, इनके द्वारा जो सैक्रिफाइस किया गया है, वही सैक्रिफाइस, वही त्याग सी को एक नया रेशियो प्रोवाइड करेगा। तो इन शॉर्ट कितना देगा, क्या देगा, वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि जब भी बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, तो उस समय आपके बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, मतलब आपके बिजनेस का एग्रीमेंट प्रभावित होता है, मतलब आपके पार्टनरशिप में क्या हो गया बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एग्रीड और नॉट? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आपके पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन लाता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय भी आपको पार्टनरशिप के अंदर पुनर्गठन करना होता है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से भी आपका एग्रीमेंट प्रभावित होता है, आपके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रभावित होता है, आपके पार्टनरशिप में कैपिटल प्रभावित होगा, क्योंकि पहले सिर्फ 2 लोग का कैपिटल था, अभी थर्ड पर्सन आने की वजह से उसका कैपिटल भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार के फैक्टर है जो चेंज हो जाएंगे, जो बदल जाएंगे, और अगेन इस प्रकार के बदलाव को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन आने का दूसरा फॉर्म क्या था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाद में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड चैप्टर हमको यहां पर सॉल्व करना है, करेक्ट है। चलिए दूसरा, थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, तो थर्ड फॉर्म आपका है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके साथ एक और ले लेते हैं बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो कहने का मतलब सिंपल है,
कि जैसे नए पार्टनर को जब बिजनेस में ऐड किया गया तो भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रभावित हुई थी, तो भी आपका एग्रीमेंट प्रभावित हुआ था, मतलब आपका पार्टनरशिप आपको पुनर्गठित करना पड़ा था। उसी तरह से जब आपका पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है, जब आपका पार्टनर बिजनेस से चला जाता है, अब उसके जाने का रीजंस बहुत हो सकता है कि उसका इस बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो, करेक्ट है, या हो सकता है कि वो इस बिजनेस को समय न दे पाता हो, आई बात समझ में, या हो सकता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटी ना हो काम करने की। तो ऐसे बहुत से रीजन होते हैं जिन कारणों से एक पार्टनर बिजनेस से क्या हो जाता है बच्चों, रिटायर हो जाता है, करेक्ट है ना। तो यहां पर पार्टनर किस कारण से रिटायर हुआ वो कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी आर द अकाउंटेंट। हमारा काम है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी के पर्सनल रीजन को यहां पर हमारा समझना काम बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है ना। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पार्टनर आपका फर्म से रिटायर क्यों हुआ, पार्टनर आपका फर्म छोड़कर क्यों गया, तो पार्टनर आपका फर्म छोड़कर गया तो उसके जाने की वजह से, कम ऑन, उसके जाने की वजह से आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फर्क पड़ेगा, मतलब आपके एग्रीमेंट को फर्क पड़ेगा, मतलब आपके पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को भी फर्क पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्या बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की वजह से भी एग्रीमेंट प्रभावित होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी प्रभावित होता है, आपका पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन भी प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर आपको पार्टनरशिप को फिर से गठित करना पड़ेगा। जब एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर चला जाएगा तो उसके जाने के बाद आपको पार्टनरशिप को फिर से गठित करना पड़ेगा, पार्टनरशिप का पुनर्गठन करना पड़ेगा, एक नया एग्रीमेंट आपको फॉर्म करना पड़ेगा, जुना एग्रीमेंट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये हुआ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का रीजन। इसके बाद हम लोग फोर्थ फॉर्म देखेंगे विच इज कॉल्ड एज अ डेथ ऑफ पार्टनर, भगवान की इच्छा, करेक्ट है। तो यहां पर डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, लगभग देखा जाए तो दोनों की ट्रीटमेंट लगभग सेम है। डिफरेंस इज दैट कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि जो पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है उसका जो शेयर होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, उसका जो भी हिस्सा होगा वो उसी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा या उसी को दिया जाएगा। लेकिन जब डेथ ऑफ पार्टनर होता है तो यहां पर जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, जो पर्सन की यहां पर डेथ हो जाती है, उसके डेथ होने के बाद में उसका जो हिस्सा होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके नॉमिनी को देते हैं। किसको देते हैं? नॉमिनी को बोलो, लीगल हेयर बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ये पैसा उस पर्सन को नहीं मिलता क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है। तो उसका जो नॉमिनी होगा उसके नॉमिनी को उसका सारा कंट्रीब्यूशन, सारा प्रॉफिट या जो भी होगा उसके नॉमिनी को ही दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है रिटायरमेंट और किसमें बच्चों? डेथ में, ठीक है। अब ऑफ कोर्स डेथ होगा तो पार्टनर जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अफेक्ट होगा, एग्रीमेंट को फर्क पड़ेगा, पार्टनर्स के रिलेशन बदलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर भी आपको पार्टनरशिप को फिर से गठित करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिंपल है, ये सब ऐसे रीजंस है जो रीजंस आपको क्लियर समझा रहे हैं, जो रीजन आपको बता रहे हैं कि इन सभी कारणों से आपकी पार्टनरशिप आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, आपकी पार्टनरशिप आपको पुनर्गठित करनी पड़ती है, आपकी पार्टनरशिप आपको रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, फिर से बनानी पड़ती है। सो दिस आर द पॉइंट्स, दिस आर द रीजंस। तो उसमें से हम लोगों को, ये तो एक जनरल रीजन हुआ जिसकी हमें कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, इट इज जस्ट अ सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद में बच्चों ये जो तीन रीजन आपको दिख रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, हमें इस तीनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मतलब इन तीनों के जो अकाउंटिंग्स है, इन तीनों के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इन तीनों में से हम लोग इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 1 में सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट दिस, एंड इट इज कॉल्ड एज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके बाद रिटायरमेंट, इसके बाद डेथ के भी प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं। बट आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 विच इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पुनर्गठन, पार्टनरशिप को फिर से चेंज करना, पार्टनरशिप को, जुनी पार्टनरशिप को रद्द करके नई पार्टनरशिप शुरू करना, जुना एग्रीमेंट कैंसिल करके नई पार्टनरशिप को शुरू करना, जो बोलना है बोलो। बट दिस ऑल लीड्स टू पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप में बदलाव, पार्टनरशिप में चेंजेस, एग्रीड नाउ। और पार्टनरशिप में चेंजेस आने के पीछे रीजंस ये सब है।
पहला है सभी पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ रहेगा, किसी नए पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होगा, एक आधा पार्टनर अपनी मर्जी से बिजनेस छोड़कर चला जाएगा, या एक आधा पार्टनर भगवान की मर्जी से बिजनेस छोड़कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब रीजनों से आपको पार्टनरशिप जो है वो पुनर्गठित करना पड़ता है। उसमें से जो एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला रीजन है उस रीजन को हम लोग यहाँ पर बच्चों सॉल्व करेंगे। तो आपके इस चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड चेंजेस या एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड अकाउंटिंग। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we will understand the meaning of admission of partner। अब हम देखेंगे कि admission of partner का मतलब क्या होता है, और न कि हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि admission of partner मतलब क्या होता है, हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर पार्टनर के एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर्स के कोर्सेस में वीडियोस के साथ साथ में फ्री में आपको नोट्स दिए जाते हैं, उसके साथ ही साथ आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपके हर वीक में जो टेस्ट पेपर होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस भी आपको इसी एप्लीकेशन के जरिए करवाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होती है, वो कोर्स हम आपको इसी कोर्स के जरिए, इसी वीडियो लेक्चर के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करें तो तुरंत के अभी हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Why there is a need for the admission of a partner? पार्टनर को एडमिट क्यों करना है, वो सब चीजें यहां पर हमको डिटेल में समझना है बच्चों, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं, यहीं पर आप ध्यान दीजिए प्रॉपर तरीके से। जब मैं कहूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, अंडरलाइन करना है, तो आप कीजिएगा, करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, पहले इसका मीनिंग आप समझ लो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब ये हुआ कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है जो ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। अब उस पार्टनरशिप में अगर समझो किसी नए पर्सन को लिया गया एज अ पार्टनर, तो जब किसी नए पर्सन को पार्टनरशिप में लिया जाएगा तो उस पर्सन का पार्टनरशिप में क्या होगा बच्चों, एडमिशन होगा। तो जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जब किसी पार्टनरशिप फर्म में हम किसी न्यू पर्सन को ऐड करते हैं, हम किसी न्यू पर्सन को बिजनेस में लेते हैं एज अ पार्टनर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई फर्म है, तो अभी आपका फर्म का समझो एग्जाम्पल, उस फर्म में देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, ऐसे दो पार्टनर है समझो एग्जाम्पल किसी फर्म में, किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में। अब यहां पर पार्टनर्स बच्चों दो है, करेक्ट है। अब समझो एग्जाम्पल यहां पर x और y ये दोनों पार्टनरशिप में है, और इन्होंने यहां पर एक न्यू पर्सन मिस्टर Z को बिजनेस में एडमिट कर लिया, बिजनेस में बुला लिया, बिजनेस में आ गया। तो मिस्टर Z के यहां पर आते ही उसका इस पार्टनरशिप फर्म में क्या हो गया बच्चों, एडमिशन हो गया। तो यहां पर एक नया पार्टनर आपके एग्जिस्टिंग फर्म में ऐड हो गया, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिट करने का रिक्वायरमेंट कब होता है, और यहां पर न्यू पार्टनर को क्यों एडमिट किया जाता है। तो बच्चों याद रहे कि पार्टनरशिप फर्म में ये जो एडमिशन होता है, इस एडमिशन को करने के पीछे का ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है कि यहां पर जब समझो ओल्ड पार्टनर्स को या फिर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जब एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा, जैसे यहां पर ओल्ड पार्टनर कौन है बच्चों, एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई इस बिजनेस के ओल्ड पार्टनर है। जब इस ओल्ड पार्टनर के द्वारा उस पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती, या फिर एक्स और वाई के पास उतना एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं होता जो कैपिटल उनके फर्म के द्वारा रिक्वायर्ड है, जो कैपिटल उनके फर्म की रिक्वायरमेंट है,
करेक्ट है। तो जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है तो उस एडिशनल कैपिटल को बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहां पर वो एडिशनल कैपिटल लाएगा कौन, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी लाएगा कौन। तो ऐसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट के वजह से, कॅपिटलची गरज असल्यामुळे इथे एक नवीन पर्सनला पार्टनर म्हणून ऐड करावा लागतो। एक नवीन व्यक्ति को यहाँ पर पार्टनर के फॉर्म में ऐड किया जाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन जब इस बिजनेस में पार्टनर बनकर आएगा तो वो क्या खाली हाथ नहीं आएगा। जब कोई नया पर्सन इस बिजनेस में पार्टनर बनने को आएगा तो पार्टनर बनने के लिए बेसिक सी बात है, उसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस न्यू पार्टनर के द्वारा जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन से फर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, और इसी कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना पड़ता है। करेक्ट है। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, पहली नीड मैंने आपको बताया कि क्यों यहाँ पर नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाएगा। तो फॉर द पर्पज ऑफ क्या बच्चों, कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा रीजन बच्चों यहां पर होता है मैनेजमेंट स्किल। क्या होता है, मैनेजमेंट स्किल। यस, जरा बात को प्रॉपर्ली समझिएगा। अब आपको पता है कि दिन पे दिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो मॉडर्न होते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट्स उसके अंदर आ रही है। करेक्ट है। जैसे बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी की आजकल रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे मॉडर्न बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मॉडर्न बिजनेस को रन करने के लिए जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, जो कौशल्य एक इंसान के पास होना चाहिए, एक पार्टनर के पास होना चाहिए। अगर समझो इस एक्स और वाई के पास में बिजनेस को एक मॉडर्न तरीके से मैनेज करने का अगर स्किल नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि हम लोग तो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पास कोई MBA की डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई मैनेजमेंट करने का प्रोफेशनल स्किल नहीं है, तो ऐसे केसेस में बिजनेस को डेवलप करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल। एंड अगेन फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग दिस मैनेजमेंट स्किल रिक्वायरमेंट, इस मैनेजमेंट की स्किल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दे आर इन द नीड ऑफ अ न्यू पर्सन, they are in the need of a new partner, and for that purpose the again a new person get added in the firm। अब यहाँ पर इस पर्सन को फर्म में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि इस पर्सन के आते ही इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट स्किल की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होती है, फुलफिल हो जाती है। अब नॉट नेसेसरी कि मैनेजमेंट की स्किल की रिक्वायरमेंट ही होगी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू टेक्निकल ऑल्सो। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल नॉलेज वाला पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो इनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो टेक्निकल नॉलेज के लिए वो लोग किसी नए पार्टनर को जिसके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल नॉलेज है, मैनेजमेंट नॉलेज है, ऐसे स्किलफुल पर्सन को बिजनेस में लेते हैं एज अ पार्टनर। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई पार्टनर टेक्निकल नॉलेज के साथ आ रहा है या मैनेजमेंट स्किल के साथ आ रहा है, अगर वो पार्टनर बन रहा है तो ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि यही दो सबसे इम्पॉर्टंट नीड है, हेच ते दोन महत्त्वाच्या गरजा आहे, ज्या गरजांमुळे, ज्या नीडमुळे पार्टनरला बिझनेसमध्ये ॲडमिट केला जातो, पार्टनर को बिजनेस में जगह दी जाती है। करेक्ट है यहाँ तक। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि फर्म में जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होता है, नया पार्टनर जब ओल्ड पार्टनरशिप में आता है तो उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और जब भी नया पार्टनर जब फर्म में आएगा, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करेगा, तो फर्म में आते समय वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो पहले अपने बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए पहले अपना शेयर का कैपिटल भी लाएगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी इससे एक्सपेक्टेड होता है। तो जब मिस्टर जेड बिजनेस में आएगा वो क्या क्या लाएगा बच्चों, एक तो आपने मैंने बोला कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके साथ ही साथ इस नए पार्टनर को बिजनेस में लाना होगा क्या बच्चों, गुडविल। क्या लाना होगा, गुडविल। ओके, ये गुडविल क्या होता है बच्चों, तो गुडविल का मतलब ये हुआ कि भरा बात को जरा ध्यान से समझना। मिस्टर जेड कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, सर ये तो बेसिक सी बात है कि कोई भी पर्सन अगर मेरे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहेगा तो आई विल टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिम,
क्योंकि पार्टनर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना है तो उसे कुछ ना कुछ तो फाइनेंस हमारे कंपनी में, हमारे फॉर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो चलो बेसिकली समझ में आ रहा है, लेकिन अब मिस्टर जेड यहाँ पर गुडविल क्यों लाएगा, या फिर नया पार्टनर बिजनेस में जब आएगा तो उससे गुडविल की रिक्वायरमेंट क्यों की जा रही है? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है बच्चों, कि जैसे कि अभी तक मिस्टर जेड यहाँ पर फर्म में नहीं था, तो इस फर्म को कौन चला रहा था? एक्स और वाई चला रहे थे, करेक्ट है, जो कि बिजनेस के ओल्ड पार्टनर है। अब इस फर्म को एक्स और वाई चला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपका फर्म 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी साल चला है, उसके लिए एक्स और वाई ने मेहनत की है, एक्स और वाई ने वहाँ पर पूरा हार्डवर्किंग किया है, और एक्स और वाई ने इस फर्म के नाम को बहुत ही डेवलप किया है, या फिर बिजनेस में ढेर सारा रेपुटेशन कमाया है, ढेर सारे कस्टमर बनाए हैं, और बहुत से लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाए हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई नाम के पार्टनर ने इस बिजनेस के लिए 5 साल, 10 साल मेहनत की है, काम किया है, और बिजनेस का मार्केट में नाम भी उन्होंने कमाया है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये मेहनत जेड ने नहीं की, मेहनत किसने की थी? एक्स और वाई ने। लेकिन जितनी मेहनत, जितनी यहाँ पर प्रॉब्लम सहना, ठीक है ना, ये सब डिफिकल्टियाँ इन्होंने फेस की है एक्स और वाई ने, तब जाके इन्होंने अपने बिजनेस का रेपुटेशन बनाया, अपने बिजनेस का नाम बनाया। लेकिन वो मेहनत मिस्टर जेड ने किया क्या? नहीं किया। फिर भी सर मिस्टर जेड को हम इसमें अगर पार्टनर सिर्फ कैपिटल के कंट्रीब्यूशन से ले लेंगे तो ये तो गलत होगा। तो इसीलिए एक्स और वाई ने इतने साल जो मेहनत की, बिजनेस के नाम कमाए, बिजनेस का रेपुटेशन बनाया, हार्डवर्किंग किया, डिफिकल्टियाँ फेस किया, वो सारा समय दोबारा तो नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि मिस्टर जेड से कैपिटल की कंट्रीब्यूशन के अलावा, उससे हम लोग कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन लेंगे, और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन अब मिस्टर जेड से लिया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे बच्चों गुडविल। क्या कहेंगे? गुडविल। तो गुडविल यहाँ पर न्यू पार्टनर बिजनेस को क्यों देगा? क्योंकि इस ओल्ड बिजनेस ने कई साल मेहनत की है, रेपुटेशन बनाया है, मेहनत की है, हार्डवर्किंग किया है, डिफिकल्टियाँ फेस की है, करेक्ट है ना, मार्केट में इज्जत बनाई है, कस्टमर्स बनाए हैं, रिलेशंस बनाए हैं। तो इन सभी का रिटर्न्स जो है वो यहाँ पर एक्स और वाई ने मेहनत करके बनाई है। तो इसलिए अगर उसका रिटर्न्स अगर मिस्टर जेड को भी चाहिए तो मिस्टर जेड को कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी बिजनेस में लाना होगा, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल कहेंगे। तो फिलहाल आप जितना बता रहा हूँ उतना आप समझिए। जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी का पूरा कैलकुलेशन हमको डिटेल में सीखना है बच्चों, करेक्ट है? तो फिलहाल आप समझिए कि कोई भी पर्सन को जब बिजनेस में ऐड किया जाता है, और जब वो पर्सन बिजनेस में ऐड होता है, बिजनेस में एडमिट होता है, तो उसके पास से कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके साथ ही साथ उसके पास से गुडविल की रिक्वायरमेंट भी की जाती है। तो जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन और गुडविल का कंट्रीब्यूशन उस नए पार्टनर से लिया जाता है, तब जाकर उसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और एडमिशन की नीड क्या है? तो 2 नीड मैंने आपको बताई। अगर फर्म कैपिटल की नीड में है, या फिर फर्म को कोई स्किलफुल पर्सन चाहिए, तो ऐसे कैपिटल की नीड के लिए या फिर स्किलफुल पर्सन के लिए अगेन देयर इज अ नीड ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे केसेस में नए पार्टनर को यहाँ पर फर्म सर्च करता है, और नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है। करेक्ट ना यहाँ तक? यस। अब इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, कभी भूलना नहीं है, कि जैसे एग्जांपल यहाँ पर पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है, एक्स और कौन? वाई। अब यहाँ पर जो मिस्टर जेड है, ये मिस्टर जेड का समझो कॉन्टैक्ट वाई के साथ पे है। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बता रहा हूँ, 2 मिनट सुन लो। मिस्टर जेड का जो कॉन्टैक्ट है वो मिस्टर जेड के साथ में है, मिस्टर जेड का कॉन्टैक्ट मिस्टर वाई के साथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अब बताओ वाई इज द पार्टनर, वाई इस बिजनेस का पार्टनर है, उसने मिस्टर जेड को पार्टनरशिप में लाने का डिसीजन लिया। किसने डिसीजन लिया? वाई ने लिया। तो क्या वाई के द्वारा लिया गया डिसीजन, मिस्टर जेड को बिजनेस में लाने का डिसीजन, क्या अकेला वाई ही लेगा? बिल्कुल नहीं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि किसी भी पार्टनर को जब बिजनेस में एडमिट किया जाता है, किसी भी पार्टनर को जब बिजनेस में एडमिशन दिया जाता है, तो जितने भी बिजनेस के पुराने पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का कंसेंट, उन सभी पार्टनर्स की मर्जी लेना जरूरी है। जोपर्यंत ओल्ड पार्टनर मिस्टर जेडला ॲडमिशनसाठी हो म्हणत नाही
किंवा ॲग्री करत नाही किंवा त्यांचा कन्सेंट नसेल तोपर्यंत तुम्ही मिस्टर झेडला पार्टनरशिपमध्ये घेऊ शकत नाही. तर बोलण्याचा अर्थ एवढाच आहे कि जे पण ओल्ड पार्टनर असतील त्यांच्या कंसेंट शिवाय, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन को बिजनेस में एडमिशन नहीं दिया जाएगा. तो बिजनेस में एडमिशन के लिए दोनों पार्टनर की मर्जी, दोनों पार्टनर का कंसेंट होना बहुत ही ज़रूरी है. एग्रीड नाउ. तो ये मैंने आपको बता दिया कि जेड को पार्टनरशिप में तब लिया जाएगा जब दोनों पार्टनर उनको लेने के लिए क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे. ठीक है यहाँ तक. चलिए, तो ये हुआ आपका बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, उसको आप रीड कर लीजिएगा. उसमें से जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बताऊंगा. फिर मैंने आपको नीड भी बता दिया कि क्या ज़रूरत है यहाँ पर पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर को लाने की. तो 2 रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और किसी मैनेजमेंट स्किल्स या टेक्निकल स्किल ऐसी कोई स्किल की रिक्वायरमेंट होगी. और इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर का जनरल मीनिंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर की नीड. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट आपको अकाउंटिंग में हेल्प करेंगे. ठीक है. तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है विच इज़ अबाउट कैपिटल के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी नए पार्टनर को जब बिजनेस में एडमिट किया जाएगा तो उस नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लाना पड़ेगा. आई बात समझ में? तो जब यहाँ पर किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाएगा तो जो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा तो उसके कैपिटल को बिजनेस में लाने का क्या एंट्री होगा, क्या जर्नल एंट्री होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. तो जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है, जब बिजनेस में न्यू पार्टनर की एंट्री होती है, तो नए पार्टनर की जब बिजनेस में एंट्री होगी तो नए पार्टनर की बिजनेस में एंट्री होते समय उसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है. तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. करेक्ट है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड है. तो आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए प्रॉपर तरीके से. यहाँ पे क्या लिखा है? यस. सो कॉन्सेंट्रेट एवरीवन. द पर्पज ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर. कम ऑन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. द पर्पज ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर आपके 3.2.2 में आप देख सकते हो कि द पर्पज ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर को फॉर्म में एडमिट करने का जो मेन पर्पज है वो क्या है? इंक्रीज द कैपिटल. कि भाई नए पार्टनर को बिजनेस में बुलाओ जिससे हमारे बिजनेस का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा. क्योंकि वो आएगा तो कुछ ना कुछ तो कैपिटल लेकर आएगा. ठीक है. द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग अ कैपिटल इन कैश और काइंड. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो नया पार्टनर है वो फॉर्म में जब कैपिटल लेकर आएगा तो उसके द्वारा लाया गया कैपिटल कैश के फॉर्म में होगा या फिर काइंड के फॉर्म में होगा. काइंड का मतलब हो सकता है कि वो पैसा ना लाकर उसकी जगह पर कोई असेट लेकर आए, या पैसा ना लाकर वो बिजनेस के लिए कोई वस्तु के फॉर्म में पैसा लेकर आए. तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोलूँ, थ्योरेटिकल ये बातें ठीक है कि कैपिटल कैन बी कंट्रीब्यूटेड इन कैश और काइंड, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर काइंड नहीं लेना है. वहाँ पर आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम या फिर सब प्रॉब्लम जो है वो कैश से रिलेटेड है. करेक्ट है. तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड. वो कैश में भी ला सकता है या फिर वो वस्तु के फॉर्म में भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है. द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल एज पर दी टर्म्स इन पार्टनरशिप डीड. ऑफ कोर्स अगर नया पार्टनर भी बिजनेस में कैपिटल ला रहा है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए. करेक्ट है यहाँ तक. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नथिंग बट कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है तो कैपिटल लाने का क्या एंट्री होना चाहिए, उसको कैसे और कहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है. करेक्ट है. तो यहाँ पर हम कहेंगे व्हेन
ए न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स मतलब लाता है, क्या लाता है, कैश, ओके, टूवर्ड्स हीज कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह पर, कैपिटल के फॉर्म में यहाँ पर न्यू पार्टनर ने क्या लाया बच्चों, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर ने कैपिटल जो है वो लाया है कैश के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब कैश के फॉर्म में कैपिटल आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो उसकी जर्नल एंट्री के लिए क्लियरली आप बोलोगे कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप मुझको बताइए कि आप एक अकाउंटेंट है, पहली बात मेरी ध्यान से सुनिए, आप कोई पार्टनर नहीं है, आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो, एग्रीड और नॉट। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब पता चला कि न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को, या फिर न्यू पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल लाया, करेक्ट है, और आप पार्टनरशिप के बुक्स में अकाउंट पास करोगे, पार्टनरशिप के बुक में आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, तो आपको पार्टनरशिप फर्म की नज़र से सोचना है। किसकी नज़र से सोचोगे, पार्टनरशिप फर्म की नज़र से आप सोचोगे कि पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर के द्वारा कैश लाया जा रहा है, न्यू पार्टनर के द्वारा कैश फर्म में आ रहा है। तो बच्चों फर्म कैश जो है वो फर्म में क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश जो है वो फर्म में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब भी कैश आपके पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो कैश के आने की एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश ये आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी कैश आपके बिजनेस में आएगा तो आप कहोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश ही क्यों, कोई चीज़ भी अगर आपके बिजनेस में आ रही है, कोई वस्तु भी आपके बिजनेस में आ रही है, कोई असेट भी आपके बिजनेस में आ रहा है, तो उसको आप कहोगे डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है तो आप कहोगे कैश, कैश बैंक भी लिखा हो सकता है, यस, तो आप कहोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, यस। तो आप कहोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हो सकता है कि वो हार्ड कैश लेता हो या फिर वो चेक में लाएगा, करेक्ट है। अगर उसने प्रॉपर कैश लाया है तो इट्स अ कैश, अगर उसने चेक लाया है तो इट्स अ बैंक। तो बेटर है हम लोग कैश और बैंक दोनों साथ में लिखेंगे, करेक्ट है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, डेबिट क्यों, डेबिट क्यों, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है बच्चों, आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट है। अब बताइए ये कैश लाया किसने, तो आप बोलोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश लाया है न्यू पार्टनर ने, तो आप बोलोगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर जो भी कैश पार्टनरशिप में आया है उसको न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, एग्रीड नाउ। तो आप कहोगे कैश बिजनेस में आ रहा है और इस कैश को दिया किसने, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ने दिया। तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में ये कैश क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट आपका डेबिट में आएगा और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट में आएगा। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आपने कैश क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, आपने कैश क्या कर दिया, जमा कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन। अगर समझो उसने कैश की जगह पर कोई असेट लाया, करेक्ट है, कैश की जगह पे कोई ऐसी वस्तु लेकर आया, एक प्रॉपर्टी फॉर्म में लेकर आया, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। जहाँ पर आपने कैश बैंक अकाउंट लिखा है उसकी जगह पर आप क्या बोलोगे, असेट अकाउंट। क्या कहोगे, असेट अकाउंट। एंड अगेन असेट अकाउंट हो चाहे कैश बैंक अकाउंट है, इन दोनों को आकर के न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट होना है, क्योंकि इसको लाने वाला कौन है बच्चों, न्यू पार्टनर। तो जब लाने वाला न्यू पार्टनर है तो उसको न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा, एग्रीड नाउ। तो इसका सेकेंड एंट्री आप देख सकते हो। पहला तो ये हुआ जो यहीं पर 100% यही आपको पूछेगा। दूसरा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन न्यू पार्टनर, यस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, यस, ब्रिंग्स व्हाट, ब्रिंग्स सर्टन असेट, कुछ ऐसा निश्चित असेट उसने लेकर आया, सर्टन असेट टूवर्ड्स कैपिटल, ओके, टूवर्ड्स व्हाट, कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल के प्रति असेट को लाया गया है, कैश नहीं लाया गया है। तो असेट आ रहा है, असेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी फॉर्म में आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप कहोगे असेट अकाउंट डेबिट। और इस असेट को लाया किसने, तो आप कहोगे न्यू पार्टनर ने लाया।
न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपके फर्म में जब भी कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह की एंट्री करनी है। कैश की जगह पे असेट आएगा तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल की आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एग्रीड नाउ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया कि जब भी कैपिटल आएगा तो आपको इस तरह से एंट्री करनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल कैश की जगह पे अगर असेट आया तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। याद रहे बच्चों, मैंने आपको रीजन बताया है कि कैश को डेबिट क्यों है, बिकॉज इट कम्स इन, और जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही है, कम्स इन हो रही है, वो डेबिट होती है। और यहाँ पर कैश देने वाला कौन है? न्यू पार्टनर, तो क्रेडिट द गिवर। क्या बोलोगे? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पार्टनर यहाँ पर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर पार्टनर गिवर है, पार्टनर दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। और हमारे पास क्या आ रहा है? कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेम रूल अप्लाइज हियर, असेट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड न्यू पार्टनर इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। एग्रीड नाउ? तो ये हुआ कैपिटल के और क्या फिर असेट के आने का ट्रीटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत ही आसान है बच्चों। तो कैश आने की एंट्री क्या है आपने यहाँ पर देख ली, उसकी रीज़न मैंने बता दिया कि अकाउंट को डेबिट कब देना है, क्रेडिट कब देना है। बच्चों अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा पूरा, उसमें आपको हर एक चीज़ का रीज़न आपको मैं क्लियर बताऊंगा। तो रीज़न समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द रीज़न ना बच्चों, तो उस अकाउंट को सीखकर कोई मतलब ही नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या है कैपिटल के बारे में। चलिए अब हम कुछ डिस्कशन करेंगे अबाउट रेशियो। तो पहले रेशियो का मैं आपको मतलब बता दूं कि यहाँ पर रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है और कौन से टाइप के रेशियो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों रेशियो क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंजेस होता है, जब भी पार्टनरशिप के रिलेशन में कोई बदलाव होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उस बदलाव की वजह से, उस चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला फैक्टर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला फैक्टर बच्चों क्या है? PSR। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद। तो यहाँ पर बच्चों इस रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कौन से अलग अलग रेशियो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको समझने हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्सा, कि यहाँ पर पार्टनर्स को किस तरह से हिस्सेदारी दी जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। करेक्ट है? तो आइए पढ़ते हैं इसको। तो रेशियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है क्या बच्चों? न्यू रेशियो। तो पहले न्यू रेशियो के बारे में आप समझ लो कि न्यू रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है। करेक्ट है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो भी समझना ज़रूरी है और ओल्ड रेशियो भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यू रेशियो क्या होता है और ओल्ड रेशियो क्या होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि पहले फर्म में सिर्फ दो पार्टनर थे, एक्स और कौन? वाई। तो पहिल्या बिझनेसमध्ये फक्त दोनच पार्टनर होते, एक्स आणि कोण? वाय। आता झेड नावाच्या व्यक्तीला बिझनेसमध्ये ॲडमिट केलं गेलं। करेक्ट है? जेड नावाच्या पर्सनला बिजनेसमध्ये आणलं गेलं, तो आपका जो जेड नाम का पार्टनर है वो फर्म में आते ही यहाँ पर उसका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। अब कहने का मतलब न्यू रेशियो का मतलब क्या? आपका पार्टनरशिप जूना था, तब कितने पार्टनर थे? दो। करेक्ट है? अब आपका पार्टनरशिप नया बन गया, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो अब कितने पार्टनर हो गए? तीन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो जब आपका पार्टनरशिप जूना था तो उसमें सिर्फ दो ही पार्टनर थे। तो जूनी पार्टनरशिप, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में सिर्फ दो लोग थे। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दो लोगों के बीच जब बांटा जाता था, तो जब दो लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो। क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। जहां पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जो है वो एक्स और वाई के बीच में बट रहा था। किसके बीच बट रहा था? एक्स और वाई के बीच। तो जब प्रॉफिट एक्स और वाई के बीच बट रहा था, ओल्ड पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे थे, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे,
तो उस रेशियो में, जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट को बांट रहे थे, उस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे? ओल्ड रेशियो। सो इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? ओके। अब हम बात करेंगे न्यू रेशियो। अब बताइए, आपका पार्टनरशिप यहां पर क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। आपका पार्टनरशिप आपने यहां पर फिर से बना लिया। तो जब आपका यहां पर न्यू पार्टनरशिप बना, तो अब आपके पार्टनरशिप में कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन हो गए, X, Y और Z। अब आपका पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो 3 लोगों के बीच बटेगा। तो यहां पर एडमिशन होने के बाद का रेशियो इज कॉल्ड एज अ न्यू रेशियो, और एडमिशन होने के पहले का रेशियो इज कॉल्ड एज अ ओल्ड रेशियो। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो यहां पर न्यू रेशियो का मतलब द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर एडमिटिंग अ पर्सन। तो यहां पर नए पर्सन को एडमिट करने के बाद जिस रेशियो की बात करेंगे वो क्या बनेगा? न्यू रेशियो। और एडमिशन के पहले जिस रेशियो की हमने बात की थी वो क्या था बच्चों? ओल्ड रेशियो। तो एडमिशन के बिफोर ओल्ड रेशियो में पार्टनरशिप प्रॉफिट बांट रहे थे, और एडमिशन के होते ही एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होते ही अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो तीनों के बीच बांटा जाएगा। एग्रीड नाउ? सो न्यू रेशियो क्या है? एडमिशन के बाद का रेशियो इज कॉल्ड एज अ न्यू रेशियो, और एडमिशन के पहले का रेशियो इज कॉल्ड एज अ ओल्ड रेशियो। एग्रीड नाउ? अब इसका बच्चों आपको कैलकुलेशन प्रॉपर्ली समझना जरूरी है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर समझेगा कि इसका यहाँ पर इस्तेमाल क्या होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो बच्चों इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है? तो नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, दिस ऑल आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसके कैलकुलेशन के साथ। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद। स्टूडेंट्स, जो वीडियो आप देख रहे हैं यह हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।